हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ ऑन द प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ यूपीएससी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से अपने चैनल पे एक्टिव हुई हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी जिस वजह से मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गई थी। बट मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूशन में बनी रहूँ और आपके लिए नए कंटेंट लाती रहूँ। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को तैयारी के लिए जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है उसके बारे में थोड़ा सा इनपुट्स अपना देना चाहूँगी या कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते क्या हैं। तो कोई भी सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है दैट इज़ बेसिकली एन एग्जामिनेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री टू रन द नेशन, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जी हाँ, यानी कि आप एक तरह से एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनते हैं जो बेसिकली पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी जो है के एप्लीकेशन में काम करता है एट द ग्रास रूट लेवल। जब भी आपको सिविल सर्वेंट के पद के लिए चुना जाता है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने दिए गए कार्यभार को अच्छे से संभालेंगे और साथ ही में देश को स्मूथली रन करने में गवर्नमेंट की मदद करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो टॉप के जो जॉब्स होते हैं यानी कि टॉप नॉच जॉब्स होती है जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे ईगरली वेट करते हैं और अप्लाई करते हैं इस एग्जामिनेशन में, दैट इज़ ऑफ एन आईएएस। जी हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसके माध्यम से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डीएम या डीसी कहलाते हैं। इसके अलावा पुलिस सर्विसेज में आप आईपीएस बनते हैं जिसमें पोस्टिंग के बाद आप एसपी के पद पे जाते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी हैं और इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं, ये दोनों ही सर्विसेज में आप आ सकते हैं। आईआरएस हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी आते हैं जिसमें आप बहुत ही अच्छे बड़े पद पे बैठते हैं यूपीएससी के माध्यम से। और इसके अलावा बहुत सारी और सर्विसेज भी हैं जैसे कि इंडियन ट्रैफिक एंड कंट्रोल, इंडियन रेलवेज़, ये सब के माध्यम, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इनके ये सारे सर्विसेज में भी टॉप नॉच जॉब्स आपको सिविल सर्विसेज ऑफर करती है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है एक सिविल सर्विसेज को अपियर करने का दैट इज़ 21 ईयर्स ऑफ एज, और साथ में आप किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट होते हैं तो आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। साथ ही मेरे दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि जो मैक्सिमम एज होती है वो कैटेगरी वाइज डिफाइंड होती है। रिजर्व जो कैटेगरी होती है उनकी अलग होती है और अनरिजर्व्ड एज, जैसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, उनकी अलग होती है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज़ 32 ईयर्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। और साथ ही में आप यहाँ पे मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट्स ले सकते हैं। तो जब भी आप इस एग्जामिनेशन में बैठें तो पहले जान लें कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स और नंबर ऑफ़ एज लिमिट क्या है आपके कैटेगरी के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो सिविल सर्विसेज है वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होती हैं। सबसे पहले होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, जिन्हें हम आईएएस सर्विस कहते हैं या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सेकेंड होती है आईपीएस या इंडियन पुलिस सर्विसेज। और तीसरी होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ना कि फॉरेन सर्विसेज। फिर आती हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जहाँ ग्रुप ए और बी के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली जो अलाइड सर्विसेज हैं वो आती हैं। नेक्स्ट आता है जो पीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं स्टेट्स, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जहाँ पे हर स्टेट्स के पीसीएस ऑफिसर्स चुने जाते हैं। एक जो मेजर डिफरेंस होती है ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विस की, वो ये है कि जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें एक कैडर अलॉट कर दिया जाता है राइट एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, और वो किसी भी स्टेट में स्टेट कैडर में जाकर काम करते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। इनकी सैलरी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ऑल्दो इनका रिक्रूटमेंट सेंटर के द्वारा होता है। लेटर हाफ में उन्हें डिप्यूटेशन पे सेंटर के द्वारा बुलाया जा सकता है, लेकिन प्राइमरीली ये अपने कैडर में ही काम करते हैं। जबकि सेंट्रल सिविल सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट होती है वो सेंटर के द्वारा होती है और पोस्टिंग भी सेंटर गवर्नमेंट में ही की जाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही किसी आप शहर में कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टेड रह सकते हैं, और इसमें कोई कैडर नहीं होता, किसी भी ऑफिसर का कोई कैडर डिफाइन नहीं होता। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जैसा कि आप जानते हैं कि आप उस स्टेट के अंदर ही पोस्टिंग ले सकते हैं, स्टेट के बाहर आप नहीं जा सकते हैं अनटिल अनलेस आपको किसी रीज़न से डिप्यूट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि आखिर आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो बेसिकली जब आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है जो किसी भी कैंडिडेट से पूछा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सही सही इसका जवाब दे पाते हैं। काफ़ी सारे, और यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अगर आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ टेक्निकली सही बोलना है तो आप जनरली नेशनल इंटरेस्ट, सेंस ऑफ ड्यूटी या जॉब सेटिस्फैक्शन आंसर में कहते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं मेनली वो पावर, पोजीशन, मनी, सोशल स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं।
तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि ऑल्दो आपके पास पावर, पोजीशन, मनी, सोशल स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी आ जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सिविल सर्विसेज में आते हैं तो हमेशा एक सेंस ऑफ ड्यूटी और नेशनल इंटरेस्ट को ज़रूर अपने मन में रख कर आएँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी अथॉरिटी मिलने वाली है, बहुत हाई प्रोफाइल पोजीशन मिलने वाला है, एक सोशल स्टेटस या जैसे आप कहते हैं सोसाइटी में प्रेस्टीज मिलेगा, सिर्फ इसके लिए आगे ना बढ़ें। तो इसी वजह से जब भी आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें तो पहले अपने दोनों पक्षों को देख लें कि एग्जैक्टली आपको ज्वाइन किस लिए करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर लोग सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करते हैं इन कंपैरिजन टू मेनी अदर काइंड्स ऑफ जॉब, स्पेशली द कॉर्पोरेट और प्राइवेट जॉब्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मनी वाइज। एक सिविल सर्वेंट की जो सैलरी होती है वो अच्छी होती है, इतनी काफ़ी होती है कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। लेकिन हाँ, जो प्राइवेट जो कहते हैं ना प्राइवेट जॉब्स, उनकी जितनी सैलरी नहीं होती। जनरली अगर आप अच्छी प्राइवेट जॉब्स करेंगे तो आपको आपकी जो CTC होती है, यानी कि जो आपका एनुअल पैकेज होता है, वो 15 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, इवन 1 crore तक होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि वहाँ जो रेट ऑफ प्रमोशन है और इंक्रीमेंट है वो कहीं ज़्यादा फास्टर होता है कंपेयर टू सिविल सर्विसेज, जहाँ पर आपका रेट ऑफ आपका प्रमोशन और आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो लिमिटेड होता है। तो पैसा, अगर आप सिर्फ पैसे को देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक प्राइवेट जॉब आपको ज़्यादा अच्छे पैसे ऑफर करती है कंपेयर टू सिविल सर्विसेज। बट सिविल सर्विसेज के जो पैसे हैं दैट इज़ गुड इनफ फॉर एनी पर्सन टू सर्वाइव। अब बात करते हैं मेरिट की। तो अगर आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज एशिया की कह सकते हैं या कह सकते हैं दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑफिसर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आते हैं वो हाईली मेरिटोरियस होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इन्हें डिफरेंट बनाती है बाकी दूसरे जॉब्स के कैंडिडेट्स से, वो ये है कि जो इनका मेन एम होता है आफ्टर जॉइनिंग द सर्विसेज इज़ नॉट जस्ट टू रीड द बुक्स, यानी कि सिर्फ वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता। थ्योरेटिकल नॉलेज वो ऑलरेडी क्लियर कर आ चुके हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। उसके बाद एक सिविल सर्विसेज के ऑफिसर का मेन काम होता है कि ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए अपने कॉमन सेंस से काम करना। तो मेरिट सिर्फ पढ़ने लिखने में नहीं होती है, बल्कि एप्लीकेशन ऑफ योर कॉमन सेंस और जो डिसीजन मेकिंग, इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी आपके में होने चाहिए अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। जबकि अगर आप प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं तो वहाँ की मेरिट जो होती है वो मोस्टली आपकी पढ़ाई लिखाई से होती है। यानी कि अगर आपने बहुत ही अच्छे जगह पे सपोज़ एक अच्छे गूगल में या फेसबुक में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको उससे बेहतर सॉफ्टवेयर जाननी होगी, बेहतर कोडिंग के मेथड्स जानने होंगे, अपार्ट फ्रॉम द जो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। बट इट्स मोर अबाउट नॉलेज, इट्स मोर अबाउट दैट थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए आपको ज़्यादा। तो यही डिफरेंस है। नेक्स्ट, जॉब सिक्योरिटी। ऑब्वियसली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के आधे से अधिक लोग जॉब सिक्योरिटी के लिए भी सरकारी नौकरी लेने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो सिविल सर्विसेज वो सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी आपको देती है। प्राइवेट जॉब्स आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं देते, सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस हियर। लीगल ट्रबल्स, देखिए लीगल ट्रबल्स किसी भी नौकरी में हो सकती हैं जहाँ पे आप ईमानदारी से काम नहीं करते। लेकिन सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि चूँकि आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो अक्सर आपको कुछ ऐसे हार्श डिसीजन लेने होते हैं जिसके लिए काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं। तो ऐसे सूरत में अगर आपने आउट ऑफ प्रेशर या आउट ऑफ आपकी खुद की कुछ नेगेटिव भावनाओं को, दुर्भावनाओं की वजह से कोई एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें जो सही नहीं था, तो आप डेफिनेटली कुछ लीगल ट्रबल्स को इन्वाइट करेंगे। जबकि अगर आप बाकी जॉब्स की बात करें, कॉर्पोरेट जॉब्स की, तो वहाँ पे जिस तरह के लीगल ट्रबल्स होते हैं वो मोस्टली फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी में गबन कर दिया या इम्बेजलमेंट कर दिया या वहाँ के पैसे इधर से उधर कर दिया या किसी भी तरह से आपने मिस हैंडल किया वहाँ के मनी रिसोर्सेज को, तो लीगल ट्रबल्स जनरली वहाँ पर उस रीज़न से आते हैं। सिविल सर्विसेज में बहुत सारे रीज़न से आते हैं, जैसे कि अगर आपने अपने ड्यूटी के प्रति आप लॉयल नहीं हैं, या आपने करप्शन किया, या आपके अगेंस्ट किसी तरह का विजिलेंस आया या इंक्वायरी हो गई, तो इस तरह से। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही तरह के जॉब्स में लगभग होती ही हैं। डेफिनेटली अगर प्राइवेट जॉब्स में जाइएगा तो बेटर पे पैकेज मिलता है, यानी कि अगर देखिएगा तो मनी वाइज आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा एक्सपोजर, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं।
लेकिन सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि आपको ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। यानी कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो इनिशियल डेज में आप एसडीएम बनते हैं, फिर आप डीएम बनते हैं, फिर आप सेक्रेटरी बनते हैं और करते करते आप फिर कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं। यानी कि आपको पब्लिक जो पर्सोना है, यानी कि आपको जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आप ज़्यादा दिखने लगते हैं। दैट इज़ हाउ यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट एरिया। जबकि प्राइवेट जॉब्स में इट्स मोर अबाउट मनी, है ना, फाइनेंशियली आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं आपको। और लास्ट ऑप्शन है पावर या अथॉरिटी। तो जाहिर सी बात है सिविल सर्विसेज में आपकी अथॉरिटी रहती है, पावर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एनी अदर सर्विसेज। अब हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी की एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज तीन स्टेजेस में होती है। सबसे पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो कि जून जुलाई के महीने में होता है। इसमें 2 पेपर्स पूछे जाते हैं, पेपर 1 जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को आप CSAT या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। जो पेपर 1 होता है उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 100 सवाल होते हैं, और हर एक क्वेश्चंस के गलत होने पर यानी कि उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 ऑफ द मार्क्स दैट द क्वेश्चन इज कैरिंग। जो जीएस पेपर 2 होता है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, लेकिन जीएस पेपर 2 हमेशा याद रखिएगा क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिक्सड होते हैं। प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर आता है मेंस। मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज पेपर्स जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। पहला पेपर होता है इंग्लिश का जो कंपलसरी है आपको देना, और दूसरा होता है किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज में आप चुन सकते हैं। जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं और उसे क्वालिफाई करके बाकी के 7 पेपर के लिए अपने मेरिट लिस्ट तैयार करवा सकते हैं। अगर आप दोनों आप में से किसी भी कैंडिडेट ने ये दोनों पेपर क्लियर नहीं किए तो उनके बाकी के 7 पेपर्स चेक नहीं होते। तो याद रखिएगा ये दोनों क्वालिफाइंग भी हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं कि आपको अच्छे नंबर आए। इसमें कम से कम आपको 33% मार्क्स आने चाहिए ताकि आप इसे क्वालिफाई कर पाएँ। नेक्स्ट है बाकी के 7 पेपर। 7 पेपर में से पहला पेपर है ऐसे राइटिंग का, जिसमें आप ऐसे लिखते हैं। इसमें 2 ऐसे लिखने होते हैं, दोनों ही ऐसे आपको 125 मार्क्स के होते हैं और टोटल 250 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिर बाकी के जो पेपर होते हैं वो 4 होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। इसके अलावा आप एक सिंगल ऑप्शनल पेपर उठाते हैं जिसका 2 पेपर होता है, ईच कैरिंग 250 मार्क्स, जो होते हैं ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंस कैरी करता है, चूँकि टोटल वो 500 मार्क्स का अकेला पेपर है। तो आपको काफ़ी तरीके से और समझदारी से अपना ऑप्शनल पेपर चुनना होता है। टोटल जो मार्क्स मेंस के होते हैं दैट इज़ 1750 मार्क्स, यानी कि 1750 नंबर में आपके मेंस की मार्किंग होती है। और जो मेंस के नंबर हैं वही इंटरव्यू के नंबर के साथ जोड़कर फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट रैंकिंग बनती है। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर करें। अगर आपने मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जो अराउंड मार्च और अप्रैल होता है। इंटरव्यू में आपसे 275 मार्क्स के पर्सनालिटी टेस्ट ली जाती है, जहाँ पे आपके पर्सनालिटी को चेक किया जाता है बाय अ बैच ऑफ यूपीएससी ऑफिसर्स, एक्स ऑफिसर्स यू कैन से, या प्रेजेंट वर्किंग ऑफिसर्स, और वहाँ पे आपको फिक्स मार्क्स स्कोर करने होते हैं। मेंस और इंटरव्यू का जो फाइनल मार्क्स होता है उसे मिलाकर आपकी रैंक लिस्ट तैयार होती है और वही आपको फाइनली ऑफिसर के रैंकिंग में उतारती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, एग्ज़ाम सिलेबस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में मोस्टली करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। हिस्ट्री से सवाल आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, सोशल सेक्टर के स्कीम्स से आते हैं, जनरल साइंस से आते हैं, इन्वायरमेंट से आते हैं, और हर उस टॉपिक से आते हैं जो आज के करंट में काफ़ी नोन होता है। नेक्स्ट है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 सीसेट के होते हैं जो मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस या जनरल मेंटल एबिलिटी या बेसिक न्यूमरेसी से संबंधित होते हैं। टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, डेटा सफिशेंसी, इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जब आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में जीएस पेपर 1 जो है वो मेनली इंडियन हेरिटेज और कल्चर से रिलेटेड होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, वहाँ से 250 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है जीएस पेपर 2, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस आदि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट है पेपर 3, ये भी 250 मार्क्स का है और इसमें मोस्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस इन्वायरमेंट के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और पेपर 4 होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आखिर एक कैंडिडेट के लिए क्या मतलब रखता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कैंडिडेट के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ही होता है इन सिंपल लैंग्वेज कि अ स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट या पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो उन्हें 500 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में मदद करे। लेकिन जब भी कोई कैंडिडेट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ बातों का अच्छे से ध्यान रखना होता है, जैसे कि पहले तो जिस सब्जेक्ट को वो चुन रहे हैं उसका सिलेबस कम हो, ताकि वो बार बार पढ़ के उसे रिवाइज करके बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। दूसरा है कि दैट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड या फिर बहुत इंटरेस्टिंग हो, यानी कि जब भी आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो आपके समझने में या आपके रुचि के हिसाब से हो, ताकि आप उसे पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट ले सकें और समय के साथ उसे अच्छे से कवर भी कर सकें। तीसरा है कि नोट्स और स्टडी मटेरियल्स भी इजीली अवेलेबल हो जो भी सब्जेक्ट आपने चुना हो, क्योंकि अगर नोट्स और स्टडी मटेरियल्स नहीं रहेंगे तो आप पढ़ेंगे कहाँ से और अपनी तैयारी अच्छे से कर कैसे पाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं रहेगा स्टडी मटेरियल तो आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर वो ऑप्शनल आपका बैकग्राउंड या ग्रेजुएशन में है तब तो आपके लिए ऑलरेडी बेस आपका तैयार है, तो आपकी मेहनत हाफ हो जाएगी, एफर्ट हाफ हो जाएंगे। बट अगर वो बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बेस्ट पॉसिबल जो कोचिंग अवेलेबल है जहाँ से आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं उसके लिए भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने ये तैयारी नहीं करी, अगर आपने अच्छे कोचिंग से पढ़ाई नहीं करी, तो हो सकता है कि ऑप्शनल में आप बहुत अच्छे से आप अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार ना कर पाएँ, जिस कारण मिसगाइडेड होकर आपके नंबर कट जाएँ और आप रेस से बाहर हो जाएँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्या क्या बुक्स है प्रीलिम्स के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस पेपर में मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आती है जो कि बिपिन चंद्रा की बुक है, मिडेवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है, और भी इकोनॉमी के लिए एक श्रीराम इकोनॉमी की बुक्स आती है, एनसीईआरटी की बुक आती है। इंडियन आर्ट और कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक को कंसिडर कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के लिए तो एम लक्ष्मीकांत जैसे बाइबल है, आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ रेफरेंस लेना है तो आप डीडी बासु की बुक भी सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आप बायोलॉजी के क्लास 12 के एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लें और शंकर आईएएस की सिलेक्टिव रीडिंग कर लें। जीएस पेपर 2 के लिए आप वर्बल नॉन वर्बल की रीजनिंग ले लें, आर एस अग्रवाल की। टीएमएच की सीसैट की मैनुअल ले लें। इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पोजिशन ले लें बाई रनन मार्टिन। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार कर लें। मेंस के लिए अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो जैसा मैंने यहाँ दिया हुआ है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक आती हैं, जैसे सतीश चंद्र की बुक आती है, बिपिन चंद्र की बुक आती है, तो आप वो सब कंसिडर कर सकते हैं अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी। हमेशा याद रखिएगा कि एनसीईआरटी इज़ द मदर ऑफ ऑल बुक्स, तो हमेशा अपनी तैयारी एनसीईआरटी से पहले करें, उसके बाद किसी और चीज़ में जाएँ। पॉलिटी के लिए जैसे मैंने कहा लक्ष्मीकांत है। ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज आप बेस्ट हैं। इसके अलावा मैप्स को तैयार करने के लिए आप एटलस हमेशा अपने पास रखें ताकि आप कॉन्स्टेंटली मैप्स पे अपनी कमांड बना सकें। जीसी लियोंग की बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया का बुक ले सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे की समरी उठा सकते हैं, वो किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर की आ जाएगी। इसके अलावा क्लास 9 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एक मृणाल सर हैं, मृणाल सर भी इकोनॉमी पढ़ाते हैं, उनके बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, आप वो देख सकते हैं। या रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं, रमेश सिंह सर की बुक भी बहुत अच्छी आती है इकोनॉमी की। इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस के इन्वायरमेंट की बुक ले लें और लास्ट के कुछ चैप्टर्स पढ़ लें क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप मेनली न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स के लिए आप 6th to 10th तक की एनसीईआरटी भी ले सकते हैं। सोशल इश्यूज आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस भी आप वहाँ से आसानी से कवर कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी इन्हें रेफ़र ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है कि हाउ टू टारगेट यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉर बिगिनर्स। जो लोग पहली बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो आखिर किस तरह से तैयारी करें कि वो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर कर लें। तो उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल्स बना के चलने होते हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म गोल हमेशा याद रखिएगा इज़ टू मेमोराइज द सिलेबस। आप जिस भी एग्जाम में बैठने वाले हैं उसके सिलेबस को इतने अच्छे से तैयार कर लें कि कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ आपसे मिस आउट हो रही है। नेक्स्ट है कि हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर के साथ अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे, खासकर द हिंदू एंड इकोनॉमिक टाइम्स के साथ, उतना अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें, अगर आप किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी लोकल न्यूज़पेपर को भी साथ में पढ़ सकते हैं। टीवी पर आने वाले न्यूज़ हेडलाइंस को भी आप ज़रूर देखें, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी ज़रूर आप देखें ताकि आप पैटर्न एनालाइज कर सकें कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरह के सवाल यूपीएससी में आ रहे हैं, ताकि अपने आप को आप साइकोलॉजिकली तैयार कर सकें उस एग्ज़ाम के लिए।
जब आप बुक्स पढ़ने की शुरुआत करें तो हर बुक को डिटेल में पढ़ें। जब भी आप पहली, दूसरी या तीसरी बार बुक्स पढ़ते हैं तो जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ें। उसके बाद धीरे 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 आप अपने सिर्फ मेन टॉपिक्स को स्टडी करें। और हाँ, नेक्स्ट है कि हमेशा अपने एटलस बुक अपने पास रखें, ताकि ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी मैप्स हैं आप उसको डेली प्रैक्टिस कर सकें या अल्टरनेटिवली प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाए ज्योग्राफी में। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके लिए रहेंगे कि हमेशा अपने खुद के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं। एक अच्छी सी रजिस्टर ले लें, अपने नोट्स उसमें लिखें और जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसे अपडेट करते रहें, ताकि आपके पास एक अच्छा गुड इनफ नोट तैयार हो जाए जिसे आप एग्जाम में रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट है कि अपने अंदर एक ऑफिसर की थिंकिंग लानी शुरू करें। अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेवलप करें। स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर जो कि ग्राउंड पे जाके काम करने वाला है। अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना रखें कि मैं तो फलाने जगह से हूँ या मैं इस जगह से हूँ तो मैं बहुत हाई प्रोफाइल हूँ। नहीं, आपको अपने आप की जो थिंकिंग है वो बहुत हद तक इस तरह से बनानी है कि आप बड़े से बड़े ऑफिसर्स के साथ भी और छोटे से छोटे लोगों के साथ भी बैठकर समान व्यवहार के साथ काम निकाल सकें। तो ये जो थिंकिंग है और ये जो एटीट्यूड है ये आपको शुरुआत से ही डेवलप करना होगा। आंसर राइटिंग की ज़रूर प्रैक्टिस करें और ऐसे राइटिंग की भी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मेंस में स्कोर कर सकें। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पे ध्यान दें और कम से कम मिस्टेक्स और प्रिसिशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अगर आप इन सब चीज़ों को अपना लॉन्ग टर्म गोल बना कर चलते हैं तो आप बहुत आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बट अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज़ द कॉमन मिथ्स। ऑफ कोर्स कुछ कॉमन मिथ्स हैं, मुझे लगा कि मुझे ये बता देना चाहिए आप लोगों को। पहला तो कॉमन मिथ है कि यूपीएससी निकालने के लिए कोचिंग इज़ वेरी नेसेसरी। एब्सोल्युटली नॉट। मैंने खुद कोचिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ एक ऑप्शनल की कोचिंग की है। मैंने जीएस की कोई कोचिंग नहीं की, बट मुझे लगता है कि मैंने सफिशेंटली अच्छी तैयारी कर ली थी। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और ये दिल्ली जाने का ऐसा कुछ नहीं कि आप दिल्ली जाकर ही ये करिए, आप घर पे बैठ के भी किसी अच्छी सी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। आई एम नॉट रेडी। आप कभी रेडी नहीं होंगे। अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो ग्रेजुएशन लेवल पे ही स्टार्ट कर दें और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाएं। एवरेज स्टूडेंट्स शुड नॉट ट्राई। ये भी थिंकिंग कभी अंदर मत रखिएगा कि आप एवरेज हैं तो आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए और बहुत अच्छे से करनी चाहिए। गुड कमांड ओवर इंग्लिश इज़ अ मस्ट। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होनी ज़रूरी है, परफेक्ट होनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड इतनी है कि आप उससे किसी दूसरे इंसान से इंटरेक्ट कर पाते हैं, दैट इज़ गुड इनफ। तो अपनी वोकल और रिटन इंग्लिश अच्छी रखें। बेस्ट ज़रूरी नहीं है उसमें आप हो। स्टडी ग्रुप होना या 15-16 घंटे पढ़ना एज अ मस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से पढ़ें। अगर आप इंडिविजुअल स्टडी करके खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ ईजियर टू क्रैक फॉर नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग से हैं लेकिन फिर भी अगर आप अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए हर चीज़ टफ ही होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस तरह से ये टॉपिक मैं यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ फाइनली। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें एस्पिरेंट्स टुडे पे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप swapnil_एस्पिरेंट्स टुडे पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी पर्सनल क्वेरीज देने के लिए आप मेरी ईमेल आईडी aimupsc29@gmail.com पे भी मुझे मेल कर सकते हैं। समय मिलते ही मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़रूर रिप्लाई करूँ। यहाँ मैं अपना ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।